नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने ताम्र पाषाण युग काल के बारे में जाना, ताम्र पाषाण युग और सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, वैदिक सभ्यता के बारे में जाना, जैन धर्म के बारे में जाना कि जैन धर्म से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में जाने, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, मगध साम्राज्य के बारे में जाना, और इसके बाद फिर मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना। और यहाँ पर अब हम मौर्योत्तर कालीन वंश के बारे में जानेंगे कि मौर्योत्तर कालीन वंश के कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण बनते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। तो हम आपको बता दें, यदि आपने इन शेष जो चैप्टर है उनको यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो एक इतिहास में एक क्रम है याद करने का और समझने का, तो उससे आपको एक समझ विकसित होगी और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर मौर्योत्तर कालीन वंश के बारे में जो भी पॉइंट बनेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मौर्य वंश का, मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर कालीन वंश आया। तो हम पहले मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम मौर्योत्तर कालीन वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो सम्राट थे वो बृहदत्त थे। और बृहदत्त का वध करके सेनापति, उसका जो सेनापति था बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्प मित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट कर अपना अधिपत्य जमाया और शुंग वंश की नींव रखी। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली, जिनमें शुंग वंश, कंडव वंश और कुषाण वंश और सातवाहन वंश मुख्य थे। और इन्हीं के बारे में हम आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, इन्हीं चार शासकों के बारे में। कौन कौन से शासक हैं? शुंग वंश, कंडव वंश और आपका कुषाण वंश और सातवाहन वंश के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर शुंग राजवंश के बारे में जानेंगे कि शुंग राजवंश से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम शुंग वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इससे जो पहला पॉइंट है कि शुंग वंश की नींव रखने वाला शासक, यानी इस वंश का, शुंग वंश की नींव रखने वाला इस वंश का प्रथम शासक, प्रथम राजा पुष्पमित्र शुंग था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शुंग वंश की अगर नींव, राजवंश की नींव रखने वाला शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुष्पमित्र शुंग था। ठीक है, और पुष्पमित्र को ब्राह्मण धर्म का समर्थक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पुष्पमित्र था वो ब्राह्मण वंश का समर्थक था और बौद्ध धर्म का शत्रु था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि पुष्पमित्र शुंग किसका समर्थक था और किसका विरोधी था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि ब्राह्मण धर्म का संस्थापक था और बौद्ध धर्म का शत्रु था। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने शासन काल में उसने कई बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियों की मतलब अपने काल में उसने कई बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियां भी की और बौद्ध स्पूतों विहारों का विनाश करवाया। यानी उसने अपने शासन काल में कई बौद्ध स्पूतों का मतलब विनाश करवाया और विहारों का भी विनाश करवाया। और बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार, यानी जो बौद्ध धर्म ग्रंथ का दिव्यदान, बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यदान के अनुसार है कि पुष्पमित्र शुंग ने यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु, यानी भिक्षु बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 100 दीनारें दूंगा। इसका मतलब है कि जो शुंग वंश जो शुंग राजवंश का जो शासक पुष्पमित्र था, जो इसका प्रथम शासक था, इसने यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं, इन्हें जो भिक्षु कहा जाता है, उन्हें यदि वो हमें एक सिर लाकर देगा, उसे मतलब काट कर, यानी उन बौद्ध धर्म का विनाश करना था, उसका मूल सिद्धांत ये था। तो जो व्यक्ति जो भिक्षु थे यानी अनुयायी थे बौद्ध धर्म को, उनका यदि सर काटकर मेरे पास लाएगा तो उसे हम 100 दीनारें देंगे। तो ये समझ लीजिए कि शुंग वंश में वैदिक धर्म के अनुयायी माना जाता है। तो जो बौद्ध धर्म का शत्रु था यानी कट्टर शत्रु था, तो यह भी आपको याद रखना है। और जो शुंग वंश के जो लोग थे यानी शुंगों को वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है। यानी शुंग वंश के लोगों को किस धर्म का अनुयायी माना जाता है? वैदिक धर्म का। और ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ अगला पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पुष्पमित्र शुंग का कार्यालय, जो कार्यालय था वो 185 से 149 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुष्पमित्र शुंग ने जो शासन किया वो 185 से 149 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कालिदास द्वारा रचित
मालविका गिनिमित्रम से शुंग काल की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। यानी जो कालिदास ने मालविका गिनिमित्रम जो अपना एक रचना की है, उसमें शुंग काल की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पुष्पमित्र शुंग यानी शुंग वंश की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां किस पुस्तक में या किस रचना मिलती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास की मालविका गिनमित्रम मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो जो अब आपसे पूछा जाए कि अश्वमेध यज्ञ जो पुष्पमित्र ने करवाया था, उसके अभिलेख कहाँ से, कैसे साक्ष्य प्राप्त हुई कि पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुष्पमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था। अब डेमेट्रियस कौन था उसके बारे में देख लेते। डेमेट्रियस भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है कि यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस। और इसे किसने पराजित किया था? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। कब किया था? जब ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि शुंग वंश का 10वां व अंतिम शासक देवदूत, यानी जो शुंग वंश था उनके जो शासकों की संख्या वो थी 10 तक थी। ठीक है, तो 10वां जो अंतिम शासक देवभूति याद रखना है आपको, देवभूति था जो अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य वसुदेव ने की थी और शुंग सिंहासन पर अपना अधिपत्य किया। यानी कहीं ना कहीं उस शासन करने की होड़ में एक दूसरे सेनापति अपने राजा की हत्या कर देते थे और अपने स्वयं राजा बन जाते थे, और वो जिस वंश से हुआ करते थे उसी वंश का वो शासन चलाने लगते थे। तो ये उस दौरान की बात है कि जब भी शासन की बात करनी आती तो वो हत्या करके उस शासन की गद्दी पर बैठ जाते। ठीक है, तो वही लिखा है कि अंतिम शासक जो शुंग वंश का था उसकी हत्या अमात्य वसुदेव ने की थी और शुंग वंश पर अपना अधिपत्य कर लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए अब हम बात करेंगे कंडव वंश के बारे में जानेंगे कि जो भी पॉइंट बनेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कंड वंश जो राजवंश है उसके बारे में पहला पॉइंट लिखा है कि अमात्य वसुदेव कंड ने अपने शासक देवभूति की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और कंड वंश की स्थापना की। वसुदेव को पाटलिपुत्र के कंड वंश का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जाए कि जो देवभूति थे, अंतिम शासक थे, उसकी हत्या किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कंड ने की थी। ठीक है, तो वसुदेव कंड ने की थी और जिसके बाद उन्होंने कंड शासन की स्थापना की। वसुदेव को पाटलिपुत्र का कंडव वंश का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कंडव वंश से ही संबंधित है कि कंडव वंश का अंतिम शासक सम्राट सुष्मी कंडव या सिमुक कंडव था, जो कि बहुत ही दुर्बल पद के अयोग्य था, जिस कारण से कई राजाओं ने खुद को स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया और कंडव वंश का पतन हुआ। और इस वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। तो ये भी आपको याद रखना है कि यदि कोई शासक कमजोर है तो उसके आसपास के जो भी शासक होंगे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे है कि कंडवंश का अंतिम शासक जो सुष्मी कंड था भैया सिमुक तो आपसे अगर पूछा जाए कि कंडवंश का अंतिम शासक कौन था तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिमुक होगा। ठीक है, और सिमुक इतना कमजोर या अयोग्य शासक था कि जिसके कारण कई राज्यों ने खुद को स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया और कंडवंश का पतन हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और उनका जो शासनकाल था वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, जानेंगे कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इसके बाद मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुंड वंश का जो अंत था उसके बाद, यानी उसके पतन होने के बाद इसके बाद मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य हुआ और कुडुल
कुजुल कड फिशेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुजुल कड फिशेस को, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुजुल कड फिशेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। तो ये भी आपको याद रखना कि महान सम्राट जो महान सम्राट कनिष्क के परदादा कौन थे? कुजुल कड फिशेस थे, ठीक है, जो उनके परदादा थे किसके? महान सम्राट कनिष्क की, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कौन था? कनिष्क को माना जाता है, जिसकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया गया था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली राजधानी के बारे में बात करें तो पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कनिष्क को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलवाए थे। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कुषाणों ने चलवाए थे, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन करने का श्रेय भी कुषाणों को जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में पूछा जाए कि भारत में सोने के सिक्कों को चलवाने वाला मतलब जो श्रेय है वो किसे जाना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में यही बात करें और लिखा है कुषाण वंश ही वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी, यानी यह एक ऐसा वंश था जिसकी सीमाएं जो भारत के बाहर तक फैली हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा है कि कला की गंधार शैली भी कनिष्क के शासनकाल में ही पनपी थी। तो आपसे पूछा जाए कि जो गंधार शैली वो किसके शासनकाल में पनपी थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क के ही शासनकाल में पनपी थी। शक और संवद शुरू करने का श्रेय भी कनिष्क को दिया जाता है और कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू करवाया। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन शुरू हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि मूर्ति पूजन किसके शासन काल में हुई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण काल में ही हुई। और आपसे पूछा जाए अंकित सिक्कों का प्रचलन, ये बुद्ध के अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू किसने कराया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क ने शुरू करवाया। गंधार शैली किसने शुरू करवाई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में आप समझिएगा। और हम अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सातवाहन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि आंध्र देशीय सातवाहन वंश या सतकर्णी वंश की नींव 27 ईसा पूर्व सिमुक ने की थी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिमुक होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जिसे सिंधुक या सिसुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सातवाहन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिमुक है। और जिसके अन्य नाम कौन कौन से? सिंधुक है, सिसुक है और या फिर सिप्रक है, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंध्र जाति को बताया गया, यानी आंध्र जाति का इन्हें बताया गया। और कंडब वंश के बाद सातवाहन वंश का भी मगध पर साम्राज्य था, ठीक है। तो ये सब जितने वंश अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किए वो सभी मगध पर शासन करने वाले थे। और सातवाहन वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपसे पूछा जाए कि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, ठीक है। सतकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य था। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य कौन था, वो सातवाहन था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है
यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है कि सातवाहन वंश के 17वें शासक यानी 17वें शासक के बारे में बात करें तो हाल में गाथा शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की थी और 7 वाहनों के शीशे यानी लेड के सिक्के भी जारी किए। तो आपसे पूछा जाए शीशे यानी लेड के सिक्के जारी किसने किए थे, तो सातवाहन ने शुरू करे। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करो तो यज्ञश्री सातकर्णी था, जो कि सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यज्ञश्री सातकर्णी था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इस वंश के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ और जिसने भारत में पुनः एक सूत्र बांधा और मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा और भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक को एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने मौर्योत्तर कालीन वंश से संबंधित जो भी प्रमुख शासक थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।